फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, यूपीएनएचएम एएनएम स्टाफ नर्स एग्ज़ाम 2020 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में ये वीडियो आप देखेंगे पार्ट नंबर 55। और इससे पहले के 54 तक की वीडियोस मैंने अपने चैनल के पर अपलोड कर दिए हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप यूपीएनएचएम एग्ज़ाम 2020 के लिंक पर क्लिक करके आप सारे वीडियोज एक साथ देख सकते हैं। और दूसरा तरीका है इन वीडियोस को देखने का, आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे यूपीएनएचएम एग्ज़ाम 2020 का फोल्डर है और उसमें जाके आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इसी सीरीज़ में होगा आपका वीडियो नंबर 55। और आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को प्लीज़ अभी से कर दीजिए लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में देखेंगे आपका पहला क्वेश्चन क्या है। और ये वीडियो आपका होगा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड। और जो आपका एएनएम स्टाफ नर्स के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसमें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के करीब अप्रॉक्स 5-6 क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियोस में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है। तो सबसे पहले देखेंगे आपका पहला क्वेश्चन क्या है, ART का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं आपके एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, और बी है आपका एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट, एंड सी है आपका एंटी रेसिस ट्रीटमेंट, एंड डी है ऑल रेट्रोवायरल थेरेपी। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। और इसका ऑप्शन क्या सही होगा, इसका ऑप्शन ए सही होगा। ओके, ART का फुल फॉर्म होगा एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। तो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूँ आप लोगों को। ART है आपका इसमें इस थेरेपी में क्या करते हैं कि HIV जो पेशेंट्स होते हैं उनको ये थेरेपी दी जाती है, कुछ मेडिसिन दी जाती हैं ART में, जो कि क्या करते हैं कि बॉडी में जो अफेक्टेड पर्सन पेशेंट है उसको क्या है कि वो वायरस के जो रेप्लिकेशन रेट होता है उसको कम करता है, और उसकी बॉडी में जो HIV वायरस का जो प्रभाव होता है उसको ART के माध्यम से उसको कम किया जाता है। तो आंसर होगा आपका एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारा है शार्प पेस्ट को डिस्पोज कैसे करते हैं। तो शार्प पेस्ट को डिस्पोज कैसे करते हैं, तो ये आपका होगा ऑप्शन इसमें ब्लैक बैग, येलो बैग, वाइट बैग और डी रेड बैग। तो इसमें शार्प पेस्ट को हम डिस्पोज कैसे करेंगे, हम वाइट बैग में रख के डिस्पोज करेंगे। ओके, तो आपका सी ऑप्शन राइट होगा। और अगर हम बात करें शार्प पेस्ट की, तो शार्प पेस्ट हॉस्पिटल्स में क्या होते हैं, जो नुकीली और धारदार जो आपके डिवाइसेस होती हैं, वो जैसे निडल्स और सिरिंज या और भी जो इंस्ट्रूमेंट्स जो भी यूज़ होते हैं, तो उनको डिस्पोज यानी उनको ख़त्म करने के लिए उनको क्या किया जाता है, वाइट बैग में उनको रखा जाता है। तो आपका इस क्वेश्चन में आपका आंसर होगा सी। ओके, वाइट बैग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्न में से PHC का कौन सा कार्य नहीं है। तो PHC का कौन सा कार्य नहीं है, तो ऑप्शन होगा मेडिकल देखभाल करना, और बी सर्जरी करना, और सी स्वास्थ्य शिक्षा, और डी रेफरल सेवाएं। तो PHC का फुल फॉर्म होगा प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और इसका काम क्या नहीं, काम कौन सा काम नहीं है इसका, तो उसका काम है सर्जरी करना। क्या होगा, PHC में कोई सर्जरी नहीं की जाएगी, नहीं की जाती, और यहाँ पे मेडिकल देखभाल और स्वास्थ्य शिक्षा और रेफरल सेवाएं, ये 3 चीज़ें दी जाती हैं। तो थोड़ा सा PHC के बारे में जान लेते हैं। PHC क्या होता है, इसमें जो इसको इस्टेब्लिश किया जाता है PHC किसी क्षेत्र में, तो इसका जो पॉपुलेशन होता है 30,000 यानी 30,000 लोगों पर PHC को स्थापित किया जाता है। और अगर कोई ट्राइबल एरिया है तो वहाँ पे
20,000 की जनसंख्या पर उसको स्थापित किया जाए। और अगर हम बात करें CHC की, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की, यानी सामुदायिक चिकित्सा केंद्र की, उसको हम करेंगे 1,20,000 की जनसंख्या पर स्थापित किया जाता। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कई सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो आप इन चीज़ों को भी देख सकते हैं। तो आपका ऑप्शंस होगा आपका यहाँ पे सर्जरी करना, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट। PSC का ये काम नहीं है सर्जरी करना। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मच्छर किसके संचरण में सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शंस हम देखेंगे, मलेरिया और टाइफस, और सी डेंगू फीवर, और डी है जापानीज एंसेफेलाइटिस। तो मच्छर के द्वारा कौन सी बीमारी इसमें से संचरण से नहीं फैलेगी? तो वो होगा आपका टाइफस। ओके, टाइफस होगा, और इसका ऑप्शन है बी, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट। यानी कि मच्छर से क्या होगा, मलेरिया फैलता है, और मलेरिया आपके एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, जिसमें क्या होता है, प्रोटोजोआ होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ओके, तो इसकी वजह से मलेरिया होता है, और डेंगू फीवर होता है एडिस एजिप्टी के मच्छर काटने से, और जापानीज इंसेफेलाइटिस। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट है। और क्या होता है, टाइफस नहीं होता है इसके वजह से। टाइफस भी एक प्रकार का फीवर है, जो कि क्या होता है, सिर में जो जू होते हैं उनके काटने से होता है। और इस टाइम में, जो प्रेजेंट टाइम में, इस टाइप के फीवर बिल्कुल भी नहीं होते हैं, क्योंकि लोगों में स्वच्छता की वजह से टाइफस फीवर नहीं होता है। तो आपका बी ऑप्शन राइट है इसमें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एक्सेप्टेबल नॉइज लेवल क्या है? यानी कि जो आपका शोर का जो लेवल है, यानी कि जो नॉइज लेवल है, वो कहाँ तक का सहन किया जा सकता है, उस लेवल के बारे में क्वेश्चन है। ऑप्शंस 35 डेसिबल, 90 डेसिबल, एंड सी 100 डेसिबल, एंड डी है 120 डेसिबल। तो एक्सेप्टेबल नॉइज लेवल होगा आपका 85 डेसिबल, और इसमें आपका ए ऑप्शन राइट है। जान लेते हैं हम डेसिबल के बारे में। डेसिबल क्या है, ये क्या है, ध्वनि की तीव्रता को मापने की यूनिट है। यानी अगर कहीं भी शोर होता है, नॉइज पॉल्यूशन, नॉइज लेवल को मेज़र करना है, तो क्या होता है, उसके लिए यूनिट आपकी डेसिबल है। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन सही होगा, 85 डेसिबल, यानी इसका एक्सेप्टेबल नॉइज लेवल 85 डेसिबल। अगर इससे ज़्यादा होगा तो क्या होगा, आपको वो नॉइज लेवल आप असहनीय होगा, आपको प्रॉब्लम होगी उस शोर के स्तर को। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी बीमारी ज़्यादा सर्दी के मौसम में होती है? ऑप्शंस हैं ऑक्यूपेशनल कैटरेक्ट, एंड बी है माइनस निस्टे आपका निस्टेगम्स, एंड सी है फर्स्ट बाइट, एंड डी है नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो ये इसमें सबसे ज़्यादा सर्दी के मौसम में कौन सी बीमारी होती है? फर्स्ट बाइट होती है। ओके, तो फर्स्ट बाइट में क्या होता है, जब ज़्यादा बहुत ही एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है बहुत ही डाउन हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, जो आपके हाथ और पैरों की उंगलियां होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो जाती हैं, और उसमें एक रेडनेस आ जाती है। तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, उसको फर्स्ट फर्स्ट बाइट कहते हैं। ओके, और ये सर्दियों के मौसम में प्रॉब्लम होती है, यानी आपका इसमें सी ऑप्शन इज राइट। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्न में से कौन सबसे ज़्यादा हवा का प्रदूषक है? यानी कि हवा में सबसे ज़्यादा जो प्रदूषण होता है, पॉल्यूशन होता है, उसकी वजह क्या है, उसका रीजन क्या है? तो ऑप्शंस हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, एंड सी हाइड्रोकार्बन्स, एंड डी है ओजोन। तो इसमें हवा का सबसे ज़्यादा प्रदूषक कौन होगा? ये होगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये है आपका ये ऑप्शन राइट है आपका। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर में कितना क्लोरीन होता है? तो फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर में आपका क्लोरीन होता है 33%, एंड 30%, और सी है 25
25.6% एंड डी है 20%। तो इसमें आपका फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर में कितना क्लोरीन होगा, ये आपका होगा 33%। ओके, तो इसमें आपका ये ऑप्शन इज राइट, 33% होगा इसमें फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन। एंड नेक्स्ट हमारा है विश्व में मेटल पॉइजनिंग का मुख्य कारण क्या है। यानी कि वर्ल्ड में जो मेटल पॉइजनिंग यानी धातु विषाक्तता बोलेंगे इसको, यानी धातु जो मेटल है, धातु है, उस किस धातु से सबसे ज़्यादा पॉइजनिंग होती है। तो ऑप्शन है लेड, आर्सेनिक, एंड सी है मरकरी, एंड डी है कैडमियम। तो विश्व में सबसे ज़्यादा मेटल पॉइजनिंग होती है लेड की वजह से, और इसमें क्या है आपका ये ऑप्शन राइट। और अभी कुछ सालों पहले क्या होता था कि जो आपका पेट्रोल और डीजल होता था उसमें भी लेड काफ़ी मात्रा में मिक्स होता था, और क्या है इंडियन गवर्नमेंट ने उस टाइप के ऑयल को बैन कर दिया है, और अब लेड की जो क्वांटिटी है उसमें बहुत ही कम होती है, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता था कि जो गाड़ियों से धुआं निकलता था और उसमें क्या होता था वो उसकी वजह से ही हवा में लेड घुल जाता था, और हमारे सांस लेने के माध्यम से हमारी बॉडी में लेड पहुंच जाता था, जो कि क्या होता था आपके जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके लिए बहुत ही घातक साबित होता था। तो इसमें मेटल पॉइजनिंग का मुख्य कारण है लेड। एंड नेक्स्ट हमारा है चाइल्ड एक्ट कब पारित हुआ था, यानी बाल अधिनियम कब पारित हुआ था। ऑप्शंस है आपके 1960, और बी है 1969, एंड सी है 1971, एंड डी है 1986। तो चाइल्ड एक्ट आपका बाल अधिनियम कब पारित हुआ था, ये ऑप्शन है आपका, और इसमें है 1960 में चाइल्ड एक्ट पारित हुआ। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा आपका 1960। एंड नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, जन्म के समय बच्चे के सिर की परिधि हेड सरकमफ्रेंस कितनी होती है। ऑप्शंस देखेंगे हम 35 सेंटीमीटर, एंड 30 सेंटीमीटर, एंड 32 सेंटीमीटर, एंड 31 सेंटीमीटर। तो जन्म के समय बच्चे के सिर की हेड सर्कमफ्रेंस कितनी होगी, ये होगी आपकी 34 सेंटीमीटर, यानी आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। एंड नेक्स्ट है हमारा WHO द्वारा ग्रोथ चार्ट किस पर आधारित है। तो आपका जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिया गया वृद्धि चार्ट जो है आपका किस पर आधारित है। तो इंटरनेशनल बेस्ड, एंड बी है नेशनल बेस्ड, एंड सी है होम बेस्ड, और डी है कम्युनिटी बेस्ड। तो इसमें आपका आंसर बी सही होगा, जो कि क्या होगा नेशनल बेस्ड होगा ग्रोथ चार्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के प्राथमिक लक्षण क्या हैं। ओके, तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के प्राथमिक लक्षण क्या हैं, बार बार बलगम वाली खांसी, और बी है शारीरिक श्रम करने पर सांस फूलना, और सी है पैरों में क्या होता है यहाँ पे नीलापन होगा। इसमें टाइपिंग मिस्टेक्स है, पैरों में नीलापन। ओके, एंड डी है थूकने में खून आना। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के प्राथमिक लक्षण होंगे आपका बार बलगम वाली खांसी, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही है। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, इसमें जो आपकी सांस की नली होती है उसमें क्या होती है स्वेलिंग आती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होती है आपको बार खांसी आती है, और उसके साथ कफ की मात्रा भी ज़्यादा बनती है। तो ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के क्या होंगे प्राइमरी सिम्टम्स होंगे। एंड नेक्स्ट है हमारा नवजात मृत्यु दर में मृत्यु प्राप्ति की संख्या प्रति क्या होती है। तो इसमें है 1000 कुल जन्म और 1000 जीवित जन्म। एंड नेक्स्ट हमारा है
1000 प्रेगनेंसी एंड डी है कोई नहीं। तो नवजात मृत्यु दर में मृत प्राप्त की संख्या है प्रति 1000 जीवित जन्म। ओके, तो इसमें क्या है, नवजात मृत्यु दर यानी जो आपका नवजात मृत्यु दर क्या होगा, 1000 जो जीवित जन्म बच्चे लेते हैं उस और उनमें से जो बच्चों की डेथ होती है तो उसके बेसिस पे क्या होती है, नवजात मृत्यु दर को निकाला जाता है। एंड तो इसका ऑप्शन क्या होगा आपका, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। एंड नेक्स्ट हमारा है बेंजीन का संबंध किस कैंसर के साथ है। ऑप्शंस, बेंजीन का संबंध, ऑप्शंस स्किन कैंसर, बी लंग कैंसर एंड सी ब्लैडर कैंसर एंड डी है ल्यूकीमिया। तो बेंजीन का संबंध है इसमें आपका ल्यूकीमिया से, यानी जिसको हम ब्लड कैंसर भी कहेंगे, और इसका ऑप्शन डी सही है। बेंजीन का संबंध किस कैंसर के साथ है, डी ल्यूकीमिया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, लो बर्थ वेट चाइल्ड्स का मुख्य कारण क्या है। तो लो बर्थ वेट चाइल्ड्स का मुख्य कारण है प्री मैच्योरिटी एंड बी है इन्फेक्शन एंड सी है एनीमिया एंड डी है डायबिटीज़। यानी लो बर्थ वेट जो चाइल्ड होते हैं, जो निम्न भार के जो बच्चे जन्म लेते हैं, तो उनका मुख्य कारण होता है प्री मैच्योरिटी, यानी कि जो 37 वीक से पहले जिन बच्चों का जन्म होता है वो क्या होते हैं, प्री मैच्योर बेबी होते हैं, और वो क्या होते हैं, उनका वेट जो होता है लो होता है, यानी कि 2.5 kg से कम होता है। तो फ्रेंड्स ये आपके रहे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये हैं आपके कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और अगर अभी आप तक ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।